तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है जी। अगर हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चे तो चार तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। जैसे कि अगर आपको ध्यान है जब हम अल्कोहल का टॉपिक पढ़ते थे तो हम कहते थे कि भाई देखो तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक जिसमें ये बॉन्ड टूटता है, एक जिसमें ये बॉन्ड टूटता है और एक जिसमें पूरा मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होता है। जब हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा तो इन तीन चीजों पे हम लोगों ने काम किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैं सबसे पहले एक बार ये बता दूं कि किस तरीके की प्रॉपर्टी ईथर में पाई जाती है। नंबर वन बेटा कि ईथर जो है आपको पता है ROR ग्रुप ये होता है, तो इस ऑक्सीजन को हम इथ्रिल ऑक्सीजन बोलते हैं। द वर्ड इज इथ्रिल ऑक्सीजन। तो एक रिएक्शन तो वो होती है बच्चों जिसमें ये वाला ऑक्सीजन का रोल आता है, यानी रिएक्शन को कौन इनिशिएट करता है? इथ्रिल ऑक्सीजन ही रिएक्शन को इनिशिएट करता है। नंबर टू, दूसरी रिएक्शन वो होती है बेटा जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, R और R के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। थर्ड वन रिएक्शन वो होती है बच्चों जिसमें एल्काइल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एल्काइल। ठीक है जी। और जो फोर्थ वन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। एक बार तो आप ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग कुछ रिएक्शंस करते थे बेटा, हाँ जी ना जी सो जाओ जी फ्री हो जाओ जी, यस और नो, हाँ जी ना जी सो जाओ जी फ्री हो जाओ जी। तो ये वही रिएक्शंस होती हैं। अब हमें वो रिएक्शंस ईथर पे अप्लाई करनी है। तो कैसे? देखिए, ईथर को अगर हम एरोमेटिक फॉर्म में लिखते हैं बेटा तो ये बनता है हमारा ईथर। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं बेटा तो नेम इज मिथॉक्सीबेंजीन। ओके। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें बेटा तो कॉमन नेम होता है एनिसोल। ये दोनों ही नाम आपने याद रखना, मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए वही हाँ जी ना जी सो जाओ जी और फ्री हो जाओ जी की रिएक्शन। अगर मैं इसका हैलोजिनेशन करता हूं बेटा तो कहीं ना कहीं मैं क्या डालूंगा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया पहले भी। तो अंदर कौन आएगा याद कीजिए, Cl पॉजिटिव। अगर मैं नाइट्रेशन करूं बच्चों तो डाला जाएगा HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अंदर कौन आएगा, नाइट्रोनियम आयन अंदर आएगा। अगर मैं बेटा जी करूं सल्फोनेशन तो मैं क्या करूंगा, H2SO4 कंसंट्रेट और अंदर एंटर कौन करेगा, SO3H दैट इज सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है जी। अगर मैं करूं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बेटा तो दैट इज CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये चीजें आपको पता है। और अंदर कौन आ जाएगा बेटा, CH3 पॉजिटिव ग्रुप अंदर आएगा। अगर हम बात करें फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बच्चों तो CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और अंदर कौन जाएगा बेटा जी, CH3C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव। ठीक है जी। ये हैलोजिनेशन है, दैट इज नोन एज हैलोजिनेशन, दैट इज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब हम बेटा जी मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल पे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन करते हैं
तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो मेरा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, और उसकी पहचान कैसे होती है बेटा, इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, इस पे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इट मींस ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। तो अगर ये ग्रुप बेटा डोनेट करता है तो रिंग सीधी सी बात है, रिंग विड्रॉ करेगी, और अगर रिंग विड्रॉ करती है बेटा तो रिंग के ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज। और आप रेजोनेंस के लेक्चर में समझ चुके हैं कि वो चार्ज किस किस पोजीशन पे आता है, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि मेटा पर कभी कोई चार्ज नहीं आता। तो हमने पहले ये देखा कि भैया ये ग्रुप कैसा है, तो ये तो डोनेटिंग है, इट मींस रिंग इससे इलेक्ट्रॉन लेगी तो रिंग पे आएगा नेगेटिव, और किस किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा। तो जो हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट है बेटा Cl पॉजिटिव, तो पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स, मान लीजिए यहां यहां या फिर यहां आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, तो एक बार पैरा एक बार ऑर्थो, ये चीज आप पहले भी समझ चुके हैं। सो द प्रोडक्ट इज OCH3Cl प्लस, दोनों बना के दिखाने पड़ेंगे हमें, OCH3 ये मेजर हो जाएगा बच्चों और ये माइनर। सिमिलरली यहां हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, OCH3 एक बार पैरा पे नाइट्रो लगा देंगे और OCH3 एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो लगा देंगे, ये हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। और अगर बेटा जी सल्फोनेशन करेंगे, इन दैट केस OCH3 एक बार पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप लगा देंगे और एक बार ऑर्थो पे सल्फोनिक ग्रुप लगा देंगे, ठीक है जी, ये बन जाएगा। ऐसे ही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब देखिए एल्काइलेशन में क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, स्पेस थोड़ा सा कम है पर उसी को यूटिलाइज करते हैं। एक बार पैरा पे CH3 लगा दो आप और एक बार ऑर्थो पे CH3 लगा दो। पैरा वाला आपका मेजर रहेगा, मेजर मेजर मेजर, और जो ऑर्थो होगा बेटा वो माइनर रहेगा। और अगर मुझे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करना है तो इन दैट केस क्या होगा, OCH3 COCH3 आ जाएगा, प्लस दूसरा आएगा OCH3 और यहां आ जाएगा COCH3। ये आपके बेटा जी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जिन्हें आप 11th के लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं और 12th में भी हमने क्लासेस में एक बार इसको रिवाइज करा दिया है। 70 रिएक्शन के नाम से, हाँ जी, ना जी, हो जाओ जी, फ्री हो जाओ जी के राइम के हिसाब से हम आपको ये याद करवाते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये कैसा ग्रुप है, बस ये ध्यान रखिए, डोनेटिंग, अगर डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा, ठीक है। होपफुली आपको ये रिएक्शन आती है, फिर भी आप एक बार इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अब इस रिएक्शन का नाम जो है ना, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम कैसे पढ़ा एक बार वो देख लीजिए। देखिए ये मेरे पास था मिथोक्सी ग्रुप बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए रिंग को, तो याद कीजिए रिंग पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो कुछ ऐसा बना। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार आपको बना के दिखा रहा हूं, सारे बनाने की जरूरत नहीं है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा बना। तो अब क्या होगा बेटा, देखिए अंदर कौन आएगा, Cl पॉजिटिव, और जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है बेटा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा बेटा जी और उसकी जगह हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो अगर कोई ग्रुप अंदर आ रहा है और कोई ग्रुप बाहर जा रहा है, वी नेम इट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस और नो। दूसरी बात बेटा, इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर जाएगा, तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन इस रिंग पे हो रहा है, एरोमेटिक पे, सो द कंप्लीट नेम इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम रिएक्शन की नेमिंग करते हैं, नाम भी अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो सेकंड टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा वो है ईथर का जो इथाइल ऑक्सीजन है ना, यानी कि ये किस तरीके की रिएक्शन करता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इथाइल ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ईथर जो है
वो बाय नेचर बच्चों एक लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे वाटर होता है वैसे आपके पास ये होता है, ये लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। रीजन, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है लोन पेयर डोनेट करने। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, बेस कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड। किस तरीके से बच्चों, ये HCl डाल दिया, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर होता है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इस H के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ध्यान से देखना, R O, एक H लग जाएगा, एक R आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया है, और जो Cl है बेटा वो कहीं नहीं जाकर यहाँ इसके साथ में यही पड़ा रहेगा। तो जब आपका ईथर लेविस बेस की तरह बिहेव करता है तो वो किसी एसिड से रिएक्ट करके उसका H पॉजिटिव ले लेता है, और दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी, इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी केस में। मान लीजिए मैं कंपाउंड ले लेता हूं, डाइमिथाइल ईथर ले लेता हूं बेटा, और मैं इसके अंदर डाल देता हूं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी अगेन कंसंट्रेटेड एसिड है। अब क्या करेगा, इसका भी H ले लेगा और ये आपको ऐसे दिखाई देगा, CH3 O के ऊपर पॉजिटिव H, ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। जब इसका H पॉजिटिव चला जाएगा बेटा तो बचेगा क्या, HSO4 नेगेटिव। तो यहां हम लिख देंगे HSO4 नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से आपका ईथर बेस के नेचर को शो करता हुआ एसिड्स के साथ बिहेव करता है और उनके H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है, बट द मेन थिंग, द रिमेनिंग पार्ट वही पड़ा रहता है, क्योंकि इसके पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं। क्लियर है ये बात आपको? HCl होगा तो Cl नेगेटिव बाहर आ जाएगा बेटा, H2SO4 होगा तो HSO4 नेगेटिव बाहर आ जाएगा। एक बार इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इथाइल ऑक्सीजन की ही सेकंड रिएक्शन होती है बेटा। रिएक्शन इसमें दो केस आ सकते हैं आपके पास। एक तो क्योंकि ये लेविस बेस है तो इट कैन रिएक्ट विद लेविस एसिड, और जब ये लेविस एसिड से रिएक्ट करेगा बेटा लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होगा वो भी बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। इससे पहले केस में उसने सिंपल प्रोटोनिक एसिड से रिएक्ट किया था, इस बार वो लेविस एसिड से रिएक्ट करेगा। और दूसरी रिएक्शन हो सकती है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और इसके साथ भी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो अब इस टॉपिक में ये दो रिएक्शन में और समझिए। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले लेविस एसिड के साथ समझते हैं। ये हमारा बेस है, मैं एग्जांपल ही लेके चलता हूं जर्मन की बजाय, CH3O डाइमिथाइल ईथर। इसमें मैंने एक लेविस एसिड डाल दिया बेटा BF3। अगर आप समझ पा रहे तो BF3 में बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 फ्लोरीन से जब वो बॉन्डिंग करेगा तो 6 हो जाएंगे। स्टिल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो दिस कंपाउंड विल बिहेव एज लेविस एसिड। ठीक है जी, और ये हमने पहले ही समझा था, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज लेविस बेस। तो यहां क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा कंपाउंड आपके पास फॉर्मेशन होगी, ONBF। ये आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन। ठीक है जी, क्या बात समझ में आई? BF3 के साथ क्या होगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जहां सेंट्रल एटम के साथ क्या हो जाता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। रिएक्शन बी, अगर हम बात करते बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इसी कंपाउंड को मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है, फॉर एग्जांपल CH3MgBr। मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कंपाउंड आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ बेटा जी 2 ईथर रिएक्ट करते हैं। आप इसको ऐसे ले लीजिए या ऐसे करके ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? 2 ईथर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं इस रिएक्शन में। अब क्या होगा, ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, अब मान के चलिए 2 है ना, तो यू कैन राइट देम एज
हम इनको अलग अलग लिख देते हैं ऐसे। तो मैग्नीशियम क्या करते हैं बेटा जी, एक बॉन्ड तो यहां से ये बनाता है मैग्नीशियम के साथ, और एक बॉन्ड बेटा जी ये एक तरीके से यहां से ये बनाता है। तो ये जो कंपाउंड है फाइनली आपको कैसा दिखाई देगा, CH3Mg यहाँ O CH3 की ट्वाइस, यहाँ O CH3 की ट्वाइस, और ये कैसा बॉन्ड बनेगा हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये जो रिएक्शन होती है अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहां भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहां भी, और इससे पिछली रिएक्शन में भी हमारा ऑक्सीजन का ही इन्वॉल्वमेंट हुआ था। तो ये वो रिएक्शंस है बेटा जिनमें हमारा इथाइल ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक बार नोट कीजिए, फिर थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहे हैं बेटा, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो ईथर है ना, ईथर, इसके एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन को स्टडी करेंगे, एल्काइल ग्रुप, और यही मेन प्रॉपर्टी है आपके पास, सबसे जरूरी यही है। पहली दोनों तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, यही है, और इसके बाद की भी जरूरी नहीं है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जब हम ईथर को हेलोजन एसिड समझते हैं, HX, HCl, HF, HBr, HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं HI ले लेता हूं, क्यों, आपको पता है HI सबसे बेस्ट एसिड है, इनकंपेरेबल साइज है, जल्दी टूट जाता है। तो होगा क्या, बनेगा क्या बेटा जी, एक तो बन जाएगा एल्काइल हैलाइड और एक बनेगा आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब ये होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसके मैकेनिज्म का क्या सिस्टम है, ROR ग्रुप हमारे पास होता है बेटा, हेलोजन एसिड जब हम इसमें डालते हैं तो आपको पता है इट विल ब्रेक डाउन एज H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, एसिड का तो यही काम है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव में टूटेगा। तो क्या होगा बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, R, और यू कैन से R O H और R, और इस O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक की रिएक्शन देख के हमें ये लग रहा है कि सर इसमें भी ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व हो रहा है, और प्रीवियस रिएक्शंस में भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ था। तो इसके बाद आगे का जो पार्ट है ना बेटा, उससे ये जस्टिफाई होता है कि इसमें एल्काइल ग्रुप का बड़ा रोल है। तो अब देखिए जैसे ये H लग जाएगा, ये बन गया, अब I आएगा और बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये I बेटा जी इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा इस तरीके से। तो R और I बन जाएगा, ROH बन जाएगा। तो फाइनली हमारा वही प्रोडक्ट बनेगा जो प्रोडक्ट हमने इनिशियल फेज में आपको दिखाया। तो ये होता है बेटा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। लेकिन इस रिएक्शन को बच्चों आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे से मेरा मतलब है जैसे ये ROH है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस ROH में फिर से एक HI डाल दूंगा, ये मैंने डाल दिया H, सेम रिएक्शन, H टूटेगा, इस O के पास जाएगा, तो कैसा बनेगा हमारे पास ROH, एक H यहां लग गया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जैसा ऊपर ईथर में बना था, है ना, ये वाला जो चीज था। अब क्या होगा, जो बचा हुआ I है वो फिर से आएगा और एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, और ये एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो फाइनली क्या बना हमारे पास, एक RI और बन गया प्लस वाटर। तो अगर हम एक HI डालते हैं बच्चों ध्यान रखना, तो बनता है एक अल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हमने दो HI डाल दिए, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 2RI प्लस वाटर। ये हमारी फॉर्मेशन, यानी HI अगर एक्सेस में है तो सारा एल्काइल हैलाइड, और अगर एक ही मॉलिक्यूल है बेटा तो एक एल्काइल हैलाइड और एक एल्कोहल, यहां जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर एक और पड़ा होगा ना HI, तो वो इससे भी रिएक्ट कर जाएगा, यहां H लगेगा, ये वाटर बाहर, यहां I लग जाएगा, तो एक और RI बन जाएगा। क्लियर है, एक बार नोट कीजिए इस रिएक्शन को बोर्ड पे, और फिर हमें यही रिएक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल ये कुछ कंपाउंड है जिनके ऊपर हमें यही वाली रिएक्शंस करनी है। एक ये कंपाउंड लिखा बेटा,
एक ये कंपाउंड लिख दिया मैंने, और चलिए एक ये कंपाउंड लिख देते हैं। सारे इथर है बेटा, एक ये कंपाउंड बना देते हैं, एक ये कंपाउंड बना, या फिर ये करते हैं ये कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड बना दिए बेटा बोर्ड पे मैंने। अब इन सब के ऊपर ये रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं या प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर यहां मैं HI डालता हूं बेटा, तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया कि H तो क्या करेगा, यहां आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि I कहां से अटैक करेगा, तो जैसा कि हमने बताया मन में जवाब आता है कि सर बैक साइड अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन इनमें से बैक साइड कौन सी है? ईथर का कोई बैक साइड का मतलब ये नहीं है कि यहां से आ रहा हो तो बैक साइड है, यहां से भी बैक साइड हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप? अब फ्रंट ये है, H यहां से लगा है तो ये फ्रंट है, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, CH3O CH2 CH3 और यहां लगा H, तो ये हो गई फ्रंट साइड, तो ये दोनों साइड ही बैक साइड कंसीडर होंगी, तो दोनों ही साइड बैक साइड है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, I किसके ऊपर जाकर अटैक करेगा? तो I बेटा वहां अटैक करेगा, SN2 का रूल कहता है जहां भीड़ भाड़ कम होगी, जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, यानी कि जहां छोटा एल्काइल हो। ये आप ध्यान रखिए, सबसे जरूरी चीज है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन एग्जाम में आए तो I आप यहां से इसके ऊपर अटैक कराएंगे, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3I प्लस इथेनॉल बनेगा बेटा। ये जो चीज है ये आपको समझनी है। I का अटैक हमेशा स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा, या वहां होगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। तो अगर मैं ये दो साइड देखता हूं बेटा, यहां 2 कार्बन है और यहां 1 कार्बन है, तो यहां भीड़ भाड़ कम है, तो यहां से आपका अटैक। ठीक है जी। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल जहां हम लोगों ने एनिसोल लिखा हुआ है, तो समझिएगा। अब आप कोशिश कीजिए क्या होगा इस केस में, हम यहां HI डाल रहे हैं बेटा, तो H तो वही काम करेगा, यहां आके लग गया। अब I क्या करेगा, I जो बच गया, अब वो यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा, ये आपने सोचना है। दोनों ही साइड बैक साइड है, पहले तो ये समझो। तो अटैक उस ग्रुप पे होगा बेटा जो ग्रुप छोटा होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, यानी कि I विल अटैक हियर। तो I का अटैक मिथाइल पे होगा, ना कि फिनाइल। समझ गए इस बात को? तो योर प्रोडक्ट विल बी अगेन CH3I प्लस फिनोल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब पहले इस थर्ड वाले को देखते हैं, यानी कि इससे अब फर्स्ट सेकंड फिफ्थ वाले को देखते हैं। यहां मैं क्या कर रहा हूं, फिर HI डाल रहा हूं। अब फिर वही कहानी है, H तो कहां आएगा, पहले ऑक्सीजन पे। अब मुझे बताइए I कहां जाएगा? अब इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे जाएगा? तो जवाब है इस कार्बन पे जाएगा। सो योर प्रोडक्ट विल बी बेटा अगेन CH3I और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज CH। ये आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है। यहां तक की बातें आ रही है समझ में? अटैक बैक साइड ही है, लेकिन लेस स्टीरिक हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा, यानी कि जो कार्बन की संख्या जहां कम होगी ना बेटा, वहां अटैक होगा। यहां 2 यहां 1 तो यहां अटैक, यहां 1 यहां 6 तो यहां अटैक, यहां 3 यहां 1 तो यहां अटैक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, देखिए, और इसमें मैंने डाल दिया HI। होपफुली आप ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, यहां H लाओगे आप और I का अटैक इस पे होगा या इस पे होगा, तो मन में फटाक से जवाब आएगा CH3 पे होगा, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपका जवाब होगा कि I का अटैक इस पे होगा, क्योंकि ये लेस स्टीरिक हिंडर्ड है और सर ने यही बताया था, पर ये जवाब बेटा गलत होगा। रीजन क्या है समझिए।
अब ये जो ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप होता क्या है, ये जब टूटता है ना, थोड़ा समझिएगा कि जैसे H आ गया इसके पास, यहां S। अब I एक ग्रुप है जो बल्कि ग्रुप है, धीरे धीरे आ रहा है अटैक करने के लिए, लेकिन I के आने से पहले ही ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और क्या बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटायन। अगर आप देख पा रहे, यस और नो समझ के देखिए बेटा, अगर ये बॉन्ड यहां चला जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो मिथेनॉल बन गया आपके पास, दैट इज मिथेनॉल। और ये ग्रुप क्या रहेगा बेटा जी, जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकेटायन, अगर आप सही से टर्शरी को समझते हैं। क्लियर है? तो जब ये I इसके नजदीक आता है ना, उससे पहले ये काम हो चुका होता है, तो अब I के पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा सिवाय यहां जाने के। तो I यहां आके अटैक करता है और योर प्रोडक्ट विल बी CH3C CH3CH3I, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, अब यहां से कई बार क्वेश्चन आता दिमाग में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो I पहले अटैक करेगा और कब कार्बोकेटाइन पहले बनेगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, बिल्कुल बहुत क्लियर उसमें बता रहा हूं आपको, अगर टर्शरी या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इफ कार्बोकेटाइन इज टर्शरी और मोर स्टेबल देन टर्शरी, यानी कि बेंजाइल आ जाए, ट्राइफिनाइल आ जाए, इस तरीके के, तो वहां पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। दूसरे शब्दों में, अगर मिथाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी और सेकेंडरी की पॉसिबिलिटी है तो मत बनाना, I का जो पुराना सिस्टम था ऊपर वाला वही करना। लेकिन अगर कहीं टर्शरी की संभावना है तो फिर आप पहले टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे और फिर I का अटैक करेंगे। इस बात को आपको एग्जाम में ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज एक्सट्रीमली स्टेबल बेटा, वो I के आने की वेट नहीं करता है और इस मिथेनॉल को यहां से डिटैच कर देता है, और जब I आएगा तो उसे पॉजिटिव कार्बन पे दिखाई देगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, वो इसी के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। बताइए मेरी बात समझ में आई आपको? प्राइमरी है कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी है कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइल है कोई दिक्कत नहीं है, टर्शरी या उससे स्टेबल की संभावना अगर है तो फिर आपका मैकेनिज्म बदलकर SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन SN1 में ही होगी। SN2 में बैक साइड अटैक है, अब इस बार क्या है, इस बार अटैक इज फ्रॉम फ्रंट साइड, तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा। और किस केस में फिर बता रहा हूं, टर्शरी या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन। मैं एक एग्जांपल, यहां जो एग्जांपल लिखा है उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक बार, मान लीजिए किसी ने मुझे ये कंपाउंड दे दिया, कहता सर ये ईथर है, सॉरी, कहता जी मुझे इसमें HI डालना है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, H तोड़ेंगे, H यहां आके लगेगा, यहां तक तो सेम है। अब जब H लग गया तो I नेगेटिव बना। अब नॉर्मल केस में तो क्या होता है, I नेगेटिव इस छोटे वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है जी, इसके ऊपर अटैक होगा। लेकिन इस केस में भी क्या होता है बेटा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मिथेनॉल बना देगा और यहां क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजाइल कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है जो टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल माना जाता है, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। टर्शरी इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, बट बेंजाइल इज रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड या बेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो जहां बेंजाइल की संभावना होगी, जहां टर्शरी की संभावना होगी बेटा, वहां ये ग्रुप I का वेट नहीं करेगा और अल्कोहल को बाहर निकाल देगा। इनसे लेस स्टेबल के केस में ये वेट करेगा कि भाई I डिसीजन लेगा कि कहां है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, अब वो प्रोडक्ट बनेगा CH2I प्लस CH3OH। ये हमारी फॉर्मेशन, ठीक है, नोट कीजिए एक बार इसको।